स्टोन अगरबत्ती। नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर की। सतपुड़ा भवन अग्निकांड की जांच लगातार जारी है। जांच कमेटी आज भी भवन का निरीक्षण करेगी। 20 लोगों के बयान जांच कमेटी लेगी। आज कर्मचारियों के बयान लिए जाएंगे। 3 दिन में सीएम को रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। एसीएस होम राजेश राजौरा, पीएस अर्बन नीरज मंडलोई, पीएस पीडब्ल्यूडी सुखबीर सिंह, एडीजी फायर कमेटी में शामिल हैं। सतपुड़ा अग्निकांड में जांच लगातार जारी है। बता दें आपको, 3 दिन ये जांच चलेगी और उसके बाद रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। जांच लगातार जारी है। आज जो है बयान दर्ज किए जाएंगे वहां के कर्मचारियों के कि आखिर कैसी स्थितियां हो सकती हैं जिस वजह से ये आग लग सकती है। कई सारे कर्मचारियों के बयान पहले भी आ चुके हैं। ये कमेटी जो है अब पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है। सख्ती के साथ पूछताछ भी होगी। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप जो है अग्निकांड की तस्वीरें देख रहे हैं। किस तरह से आग ने विकराल रूप लिया था और देखते ही देखते ये आग बढ़ती चली गई थी और सब कुछ जलकर तबाह हो चुका था। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, अग्निकांड की जांच लगातार जारी है और अब तो बयान भी दर्ज किए जाएंगे वहां के कर्मचारियों के, आसपास के लोगों के। और क्या कुछ इस जांच में होगा, किस किस एंगल से जांच होगी, जानकारी विस्तार से। बिल्कुल, देखिए, सोमवार शाम 4 से 5 बजे के बीच सतपुड़ा भवन में जो भीषण आग लगी थी, भयंकर आग लगी थी, जिससे बुझाने में करीब 16-17 घंटे का एक बड़ा ऑपरेशन चला। और उसके बाद भी अगर पूरी तरह से कूल डाउन करने में करीब 24 घंटे का जो वक्त है वो लग गया। और इस दौरान बड़े पैमाने पर जो सतपुड़ा भवन के टॉप के 3 फ्लोर हैं, वहां पर जो बड़े पैमाने पर डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे, फर्नीचर्स थे और अन्य सामग्री जो थी, उसको बहुत नुकसान पहुंचा है। हालांकि देखिए, नुकसान कितना हुआ है उसका आकलन तो अभी नहीं हो सका है, लेकिन अब जो जांच टीम बनाई गई है जिसमें एसीएस राजेश राजौरा समेत कई जो अधिकारी हैं वो शामिल हैं, वो बारीकी से इस पूरे मामले की जांच करेंगे और एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देंगे। कल से ये जांच शुरू हुई है, तो मुझे लगता है कि संभवतः 3 दिन का जो समय है वो दिया गया है, तो कल ये पूरी जो रिपोर्ट है वो सामने आ जानी चाहिए। और इस रिपोर्ट में टेक्निकली भी जांच की जाएगी, फॉरेंसिक्स और एक्सपर्ट्स की जो टीम्स हैं वो भी जांच करेंगी। वहां पर मौके पर जो सैंपल्स हैं उनको भी कलेक्ट करने का काम किया जा रहा है और इसके अलावा जो अधिकारी कर्मचारी यहां पर मौजूद थे उनके बयान भी दर्ज होंगे और उसके हिसाब से एक कंक्लूडिंग जो रिपोर्ट है वो तैयार की जाएगी और वो सीएम शिवराज सिंह चौहान को सौंपी जाएगी। और इसी रिपोर्ट में खुलासा हो सकेगा कि क्या कुछ स्पष्ट कारण थे आगजनी को लेकर। शॉर्ट सर्किट एक प्रारंभिक तौर पर जो बातें सामने आई उसमें बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि शॉर्ट सर्किट हुआ कैसे, और अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो और जब आग लगी तो उसे कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सका, ये एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है। और दूसरी और एक बड़ी बात यह भी है कि इस पूरी आगजनी की घटना के चलते कितना नुकसान हुआ है वो भी उसका भी आकलन होना बेहद जरूरी है। जो फाइल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको कितना नुकसान हुआ है और जो योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण कागजात थे अब उनको रिकवर करने का काम कैसे किया जाएगा। क्या इन तमाम जो कागजात जो जलकर खाक हो गए हैं उनका किसी तरीके का डिजिटल डाटा या कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं है, ये सारी चीजें हैं जिनको लेकर जांच रिपोर्ट में कल बड़े खुलासे हो सकते हैं। और टीम जो है वो लगातार जांच रिपोर्ट तैयार करने में जुटी हुई है। कल भी 3 से 4 बार इस टीम ने सतपुड़ा भवन का दौरा किया और आज भी टीम जो है वो मौके पर पहुंचेगी। कर्मचारियों के बयान जो है वो दर्ज किए जाएंगे। इस पूरे मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना यह है कि आग लगी है,
ये लगवाई गई है, इसकी जांच होना भी महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब जो मध्य प्रदेश की सियासत है वो और भी ज्यादा तेज होती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल पक्ष और विपक्ष दोनों ही दल और जनता भी इस बात का इंतजार कर रही है कि सतपुड़ा भवन जो मध्य प्रदेश की एक बेहद महत्वपूर्ण प्रशासनिक बिल्डिंग है उसमें अगर आग लगती है तो उसके स्पष्ट कारण क्या कुछ हो सकते हैं। जी वासु, देखिए कल भी कुछ लोगों के बयान आए थे, वहाँ के कर्मचारियों के बयान आए थे। उनका कहना था कि जैसे सेफ्टी होनी चाहिए थी, जो संसाधन पर्याप्त होने चाहिए थे वो उतने नहीं थे। अगर शायद वो होते तो आग पर काबू पाया जा सकता था पहले ही, जब पहले फ्लोर पर आग लगी थी। क्या हम ये माने कि जांच जो चल रही है इसके बाद किसी जिम्मेदार पर गाज गिर सकती है? वो जिम्मेदार जिसके पास इन सारी जिम्मेदारियां थी पर्याप्त संसाधन को देखने की और ठीक करने की। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में कहीं ना कहीं खड़े करते हैं। कल जिस तरीके से हम लोग लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे और सबसे पहले तस्वीरें जो है अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे और विभिन्न जो इसके अलग अलग पहलू हैं उन पर भी बात कर रहे थे, तो कर्मचारियों से भी चर्चा हुई और कर्मचारियों ने जो बात कही वो अपने आप में काफी गंभीर सवाल खड़े करते हैं। इतनी बड़ी प्रशासनिक बिल्डिंग जहां पर 4000 के लगभग जो कर्मचारी हैं वो काम करते हैं, हजारों लोग रोजाना सतपुड़ा भवन में आम लोग रोजाना पहुंचते हैं अपने कामकाजों को लेकर। वहां पर उनका ये कहना था कि पर्याप्त जो आग से लड़ने के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं, आग बुझाने के लिए जो तमाम सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं वो पर्याप्त संख्या में वहां पर मौजूद नहीं थे। अगर वो मौजूद होते तो कुछ हद तक वहां पर आग पर काबू पाया जा सकता था, ये कर्मचारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है। तो निश्चित तौर पर इसकी भी जांच होनी चाहिए क्योंकि लगातार सरकार की ओर से ही खुद जो निर्देश है वो जारी होते हैं कि जो तमाम बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हो या पब्लिक प्रॉपर्टी हो, वहां पे फायर सेफ्टी ऑडिट होता रहना चाहिए ताकि आगजनी जैसी घटनाएं ना हो। और पहली दफा तो ऐसी घटना हुई नहीं है। हमीदिया में एक बड़ी घटना हुई थी, जबलपुर के एक अस्पताल में आग लगी थी। ये एक एग्जाम्पल है कि आपको हमेशा बहुत सतर्क और बहुत सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद जो शासन प्रशासन का काम होता है इन सारी चीजों को सर्कुलेट करने का, इन सारी चीजों पे मॉनिटरिंग करने का, और उसी के एक बड़े प्रशासनिक भवन में अगर इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं थी तो कहीं ना कहीं गंभीर सवाल ये खड़े करते हैं और जिस पर विस्तृत जांच होनी चाहिए। और आपने ठीक कहा कि जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई भी जरूरी है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु, आप लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौटूंगी। भोपाल से एक और बड़ी खबर है, शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक है, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। सहकारिता नीति 2023 का प्रस्ताव पेश होगा, सहकारी समितियों को मजबूत करने, स्वरोजगार बढ़ाने पर विचार होगा, पढ़ाई करने विदेश जाने वाले छात्रों की सालाना आय को लेकर फैसला संभव है। सालाना आय 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। नर्मदा नदी पर बन रहे पुल निर्माण की लागत बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। ई स्कूटी के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा संभव है। और वासु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है, आखिर कितनी ये अहम होगी, कितनी खास होगी, किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगेगी और क्या कुछ खास रहेगा बैठक में? बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है जिसमें सभी जो मंत्री हैं वो शामिल होंगे। और अगर बात की जाए तो जो बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं उनको हरी झंडी आज की इस पूरी बैठक में मिल सकती है। खासतौर पर अगर युवाओं की दृष्टि से देखा जाए तो जो हायर एजुकेशन के लिए विदेशों का रुख करने वाले जो छात्र छात्राएं होते हैं उनकी जो सालाना आय का एक जो पैमाना रखा गया है 6 लाख रुपए तक के, 6 लाख रुपए तक जिनकी सालाना आय होती है उन्हें इस योजना का लाभ मिलता है। लेकिन अब इसको बढ़ा दिया जाएगा, इसको 8 लाख रुपए तक करने का जो प्रस्ताव है वो आज कैबिनेट में रखा जाएगा। 12th के जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, लड़के लड़कियां, उनको स्कूटी देने को लेकर भी आज जो प्रस्ताव है वो रखा जाएगा। नर्मदा नदी पर बन रहे पुलों के निर्माण को लेकर भी आज महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जा सकते हैं कैबिनेट की बैठक में। और इसके अलावा लगातार निवेश नीति के तहत जो निवेश को प्रोत्साहन दिया जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, उसके लिए जो जोर शोर से काम हो रहा है उसको लेकर भी आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। जिलों में निवेश के लिए कोर ग्रुप बनाने को लेकर भी आज कैबिनेट की इस पूरी बैठक में चर्चा होगी। और इसके अलावा सहकारिता से संबंधित जो कुछ काम होने हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इस पूरी बैठक में आज प्रस्ताव रखे जाएंगे। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को लेकर भी बैठक में कुछ प्रस्ताव हैं वो लाए जाएंगे। तो चुनावी साल है, ऐसे में विकास के काम तो लगातार सरकार की कोशिश कर रही है कि तेजी से होते रहें। और इसके अलावा जो सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं, चाहे लाडली बहना योजना की बात करें, लाडली लक्ष्मी
योजना हो, संबल योजना हो, इन तमाम योजनाओं का कितना बेहतर रूप से जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन हो रहा है, लोगों को लाभ मिल रहा है, या लोगों को अगर किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही है तो उसको लेकर भी कैबिनेट की इस पूरी बैठक में चर्चा होगी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट के अपने साथियों के साथ, मंत्रियों के साथ जमीनी फीडबैक भी लेंगे कि जनता सरकार के कामकाज से कितना खुश है, कितना संतुष्ट है, जनता की ओर से क्या कुछ डिमांड्स और मांगे निकलकर सामने आ रही हैं। इन बातों को लेकर भी आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक होनी है, इसमें चर्चा होगी और आने वाले समय में जो फ्लैगशिप योजना है उनका जमीन पर कितना बेहतर रूप से क्रियान्वयन किया जा सकता है, कैसे सरकार की नीतियों को, योजनाओं को जनता से जोड़ा जा सकता है, इसका भी एक पूरा जो रोड मैप है वो कहीं ना कहीं तैयार होगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। ग्वालियर से बड़ी खबर है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे को पूछताछ के लिए पुलिस लाई है। प्रदीप उर्फ बाबा शुक्ला को प्रोडक्शन वारंट पर ग्वालियर लाई है पुलिस। रिटायर्ड फौजी के बेटे भूपेंद्र से 10 लाख की रंगदारी मांगने का ये पूरा मामला है। अक्टूबर 2022 में भूपेंद्र के पास फोन आया था, धमकी भरा फोन आया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 10 लाख रुपए का टेरर टैक्स मांगा था। ग्वालियर में दर्ज है धमकाने का ये पूरा मामला। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ग्वालियर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे को पूछताछ के लिए पुलिस लाई है। प्रदीप उर्फ बाबा शुक्ला को प्रोडक्शन वारंट पर ग्वालियर पुलिस लाई है। रिटायर्ड फौजी के बेटे भूपेंद्र से 10 लाख की रंगदारी मांगने का यह पूरा मामला आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे को पूछताछ के लिए पुलिस लाई या पूछताछ होगी कड़ाई से? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में रहने वाले आईटीबीपी के रिटायर्ड जवान के बेटे भूपेंद्र शर्मा से करीब 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का एक घटनाक्रम सामने आया था। 8 अक्टूबर 2022 को भूपेंद्र के पास एक फोन आया था। फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बाबा शुक्ला बताया था और भूपेंद्र से 10 लाख रुपए की वसूली के लिए फोन किया था और भूपेंद्र को धमकाया था कि जो प्लॉटिंग कर रहे हैं वो इतना रुपया कमाया है, इसके लिए 10 लाख रुपए का उसे टेरर टैक्स देना पड़ेगा। इसी बात की शिकायत भूपेंद्र ने की थी। पुलिस ने इसमें केस दर्ज किया था और जांच के बाद मामला ये सामने आया कि ये जो शख्स था जिसके नाम से वसूली के लिए फोन आया था, वो उसी नाम का शख्स जयपुर जेल में बंद है। तो उसी आधार पर पुलिस ने प्रोटेक्शन वारंट लिया और जयपुर से कल रात बाबा शुक्ला को लेकर क्राइम ब्रांच ग्वालियर पहुंची है। अब बाबा शुक्ला से पूछताछ की जाएगी क्योंकि 1-2 और ऐसे मामले आए थे ग्वालियर अंचल के जिनमें धमकी वाले कॉल आए थे और टेरर टैक्स मांगा गया था लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से ही। तो अब क्राइम ब्रांच की पूछताछ में खुलासा होगा क्या वाकई में बाबा शुक्ला ने ही फोन किया था और लॉरेंस गैंग के सदस्यों ने क्या ग्वालियर चंबल अंचल में और भी लोगों को धमकाया था और जान से मारने की धमकी देकर टैक्स वसूलने की कोशिश की थी। तो अब क्राइम ब्रांच आज इसमें पूछताछ करेगी। पूछताछ के बाद हो सकता है कि कई और खुलासे हो पाए या ये भी तस्दीक हो पाए कि इन्होंने ही फोन किया था या लॉरेंस गैंग ही फोन कर रही थी या फिर कुछ और अन्य कारण थे। तो अब क्राइम ब्रांच की पूछताछ के बाद जो है इसमें और साफ हो पाएगा कि कितना इन्वॉल्वमेंट था इस गैंग के सदस्यों का ग्वालियर में धमकाने के मामले को लेकर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। दमोह के गंगा जमुना स्कूल मामले की जांच जैसे जैसे तह तक जा रही है, परत दर परत हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। हिजाब, कलावा, धर्मांतरण, प्रताड़ना, मस्जिद के गुप्त द्वार, तफ्तीश में संगीन कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। अब जब गंगा जमुना ग्रुप का काला चिट्ठा खुला तो प्रशासन की टीम भी हैरान रह गई। दमोह के गंगा जमुना ग्रुप का कच्चा चिट्ठा लगातार खुल रहा है। प्रदेश सरकार की सख्ती के बाद बीते 4 दिनों से चल रही अलग अलग जांचों में बड़े खुलासे हो रहे हैं। गंगा जमुना ग्रुप के 8 ठिकानों पर स्टेट जीएसटी की दमोह, जबलपुर और सागर की टीमों की कार्रवाई से लाखों की टैक्स चोरी का पता चला। स्टेट जीएसटी के अधिकारियों के मुताबिक ग्रुप की 78 लाख से ज्यादा टैक्स चोरी पकड़ी गई है।
ग्रुप ने तेंदुपत्ता यानी कि बीड़ी उद्योग में बड़ी टैक्स चोरी की है। जीएसटी की टीम कार्रवाई में जुटी है। अनुमान है कि टैक्स चोरी की रकम और बढ़ेगी। गंगा जमुना ग्रुप के काले कारनामों के और खुलासे होंगे। ग्रुप की 9 फर्मों पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें से 8 फर्में एक्टिव हैं, एक फर्म में कोई काम नहीं हो रहा वर्तमान समय में। और इसमें जांच कार्रवाई 4 दिन चली है और जांच कार्रवाई के दौरान जो अभी तथ्य सामने आए हैं उस पर लगभग 78,68,965 रुपये जमा कराया गया है। ये प्राथमिक रूप से है, ऐसा मतलब अभी कार्रवाई जारी रहेगी। हिजाब विवाद के बाद गंगा जमुना स्कूल और उससे जुड़े ग्रुप पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। स्कूल की नई बिल्डिंग में बिना अनुमति निर्माण का मामला भी सामने आया है, जिसके बाद प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची और जो हिस्सा बिना अनुमति बनाया गया उसे तोड़ा गया। गंगा जमुना स्कूल के जो निर्माणाधीन ऊपर की बिल्डिंग है फर्स्ट फ्लोर में, वो उसकी स्वीकृति नहीं लिए गए थे। उनको नोटिस दिए थे और उन्होंने आज उसका जवाब दिया है। जवाब में उन्होंने अवैध निर्माण की स्वीकृति न लेना बताया है, कबूल किया है कि हमने स्वीकृति नहीं ली है क्योंकि वो अवैध था, इसलिए हमने उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है, इसलिए उसको तोड़ रहे हैं। सर, फर्स्ट फ्लोर तोड़ा जा रहा है, नीचे उसकी जांच चल रही है। उसके कागज उन्होंने कुछ सबमिट किए, उसकी जांच चल रही है। वो ऊपर का भी उन्होंने बिल्कुल कबूल लिया है कि हमने स्वीकृति नहीं ली है। सर, ये जो मटेरियल है इसको जब्त किया जाएगा, क्या होगा? हाँ, अभी तो हम हटा रहे हैं, हटा के जब्त करके यहीं उनको सुपुर्दगी में दे देंगे। कार्रवाई कब तक जारी है? जब तक ऊपर काटेगा नहीं तब तक। में भी क्या इस तरह की कार्रवाई? हाँ, चलती रहेगी, कार्रवाई चलती रहेगी। प्रकाश की व्यवस्था की जाए। गंगा जमुना स्कूल को लेकर खुलासे हो रहे हैं। सरकार भी लगातार एक्शन मोड में है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सख्त चेतावनी दी है। कहा है कि बुलडोजर लगातार चल रहा है। बिल्कुल जांच की जा रही है। प्याज के छिलकों की तरह से परतें एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही है और जांच सही दिशा में चल रही है। जो फरार है और इस तरह की जितनी फिरका परस्त ताकतें हैं, माफिया है, इन पर तो बुलडोजर चलता ही है। गंगा जमुना स्कूल में हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनाए जाने, धर्मांतरण कलावा पहनने पर बच्चों की पिटाई जैसे कई मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस ने इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। गंगा जमुना ग्रुप से जुड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं, जिसके बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। दमोह से न्यूज़ 18 के लिए आशीष जैन की रिपोर्ट। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। शिवराज कैबिनेट की आज होगी बैठक। नई सहकारिता नीति को मिल सकती है मंजूरी। सेवा स्वास्थ्य के सेक्टर में प्रवेश करेगा सहकारिता विभाग।